हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीडिंग द फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। जैसा कि अपनी वोकेबुलरी की जो शो चल रहा था, वोकेबुलरी शो नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उसमें पहली क्लास हमारी हुई थी लास्ट टाइम, और उसी का आगे की जो है क्लास लेकर के हम फिर आपके सामने आए हुए हैं। तो बिना समय व्यतीत करे सीधा सीधा अपने काम पे चलते हैं। पहला आपके सामने एक इडियम्स लिखा हुआ है, एट द 11th आवर। आपको पता है क्लास में करवा रखे नहीं करवा के, एट द 11th आवर मतलब 12 बजने से पहले 11 जो होता है, कौन सा घंटा होता है? अंतिम होता है। कैसा होता है? अंतिम होता है। ये कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये कलर विजुअल है? वाइट कर लेते हैं, अब सही है? ठीक। तो 12 बजने से पहले जो 11 बजे का समय होता है, कैसा समय होता है? वो अंतिम समय होता है। और अंतिम समय, और जैसे आप ये फिजिकल से माध्यम देख रहे हैं कि जो ये क्या है, एक नया में ट्रेन, क्या है ये? और ट्रेन कब छूटती है? ये लोग भाग रहे हैं ना, ट्रेन कब छूटती है? जब आप बिल्कुल अंतिम समय पर दौड़ रहे होते हैं तभी तो ट्रेन छूटती है ना। तो ये भाग रहे हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए, यानी ट्रेन छूटने का जो ये घर से निकले थे, कैसे निकले थे? लास्ट समय पे निकले थे, जब ट्रेन छूटने वाली थी तभी निकले थे, इसीलिए क्या कर रहे हैं? दौड़ते पकड़ रहे हैं। और दूसरा तरीका याद करने का ये है कि आपको जानते हैं कि 12 बजे से पहले 11 बजे समय कैसा होता है? ये अंतिम समय होता है। तो एट द 11th आवर का मतलब है क्या? लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में या आखिरी क्षण में, जिसको बोलते हैं एट द 11th आवर। इसके बाद अपना दूसरा जो इडियम्स है इसका, वो ये है कि विद इन अ स्टोन्स थ्रो। विद इन अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। और थ्रो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फेंकना। स्टोन्स का मतलब पत्थर है और थ्रो का मतलब है फेंकना है। और आपसे अगर पूछे तुम कहाँ पे रहते हो, आप उससे बताओ कि आप अगर पत्थर भी फेंकोगे ना वहां पर आकर के, तो हमारे घर पे गिरेगा आके। आप बस ककरा तिराहा आ जाना, वहां से अगर पत्थर फेंकेंगे तो कहाँ गिरेगा के? हमारे घर में। पत्थर फेंकने की क्षमता एक व्यक्ति की कितनी होगी? तो बहुत ये लॉन्ग डिस्टेंस या छोटी डिस्टेंस है? छोटी डिस्टेंस है कि नहीं है? तो इसीलिए अब कह रहा है ना कि विद इन स्टोन्स थ्रो, आप इतनी दूरी पर रहते हैं हम जितना आप क्या कर सकते हैं? पत्थर फेंक सकते हैं। ये बालक अगर पत्थर फेंकने का काम करेगा, कितनी दूर फेंक सकता है? बहुत थोड़ी दूर फेंक सकता है। तो यानी जो दूरी है वो कितनी है? बहुत नजदीक है, यानी बहुत नियर बाई है, बहुत कम है। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन्स, विद इन स्टोन्स थ्रो। कह रहे आप ऐसे कोई लैंडमार्क का निशान बता देंगे, वहां पे जो व्यक्ति जानता हो वहां पे आ जाना, और वहां से अगर आप पत्थर फेंकोगे तो हमारे घर पे गिरेगा, कि यानी आपकी जो दूरी है वो कितनी है? आपकी उस लैंडमार्क से आपके घर की दूरी बहुत कम है। नेक्स्ट अगर इडियम्स की बात करें तो नेक्स्ट हमारे सामने है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, और फिगर देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि इस व्यक्ति की पिटाई कैसी हुई है। कैसी पिटाई हुई है? बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। कैसी पिटाई हुई है? ये इतनी भयंकर पिटाई हुई है कि इसका शरीर कैसा पड़ गया है? नीला पड़ गया है। और आपको जानकारी होती है कि जब शरीर बहुत ज्यादा किसी को पीट दिया जाता है तो शरीर कैसा हो जाता है? नीला। और नीला शरीर तभी पड़ता है जब पिटाई कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। कैसे होती है? बहुत ज्यादा होती है। यानी उसको पीटते समय कतई मोहब्बत नाम की चीज उसके प्रति दिखाई नहीं गई। ये इंसान है, इसके चोट लगेगी, क्या होगा क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं है। सीधे सीधा क्या काम किया? सिर्फ पीटने का काम किया। और पीटा भी कैसे किया गया? बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बुरे लेवल पर पीटा गया है। यानी जो है मर्सी में क्या होता है? दया। मर्सी में क्या होता है? और मर्सी लेस, यानी उसमें उसको पीटा गया है निर्दयता पूर्वक। कोई भी उस पर रहमो करम नहीं दिखाया गया है। इस तरीके से पिटाई की गई है, और जिससे शरीर कैसा हो गया है? काला और नीला पड़ गया है। काला और नीला पड़ गया है। तो आप फिगर देख के समझ सकते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है। बीट मर्सीलेसली, यानी बहुत अधिक पिटाई करना जिसमें किसी प्रकार का कोई रहम नहीं करना, बेरहमी से पीटने को क्या बोलते हैं? बीट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट आपके सामने है और रेड लेटर डे। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। आज कौन सा दिन है? सैटरडे है कि नहीं है? और कल का दिन कैसा है आपके लिए? संडे है। और आज से ही कल के दिन के लिए क्या हो गया? तुम लोग खुश हो गए हो।
ठीक है, कल क्रिकेट खेलते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं सारे प्लान्स लोग कर लेते हैं। और हम टीचर्स भी क्या हो जाते हैं, संडे के दिन क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक आज के दिन तो छुट्टी मिली। तो अब ये जो कैलेंडर के अंदर आप देखते होगे तो संडे वाला जो कॉलम होता है हमेशा किस अक्षर से, किस कलर से लिखा होता है, रेड कलर से लिखा होता है, रेड कलर से लिखा होता है। बाकी के इन दिन तुम लोग तो नहीं खुश होते हो, 6 दिन सिलेंडर देखते हो, कोई दिक्कत नहीं खुद, लेकिन जैसे ही दिन आया आप क्या हो गए, खुश हो गए। बाकी के सारे 6 दिन क्या हो रहा है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सैटरडे आते यार कल संडे है, और आपने जैसे ही रेड वाली लाइन के पास पहुंचते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्या होते हैं, यानी आपके लिए वो दिन कैसा है, बहुत खास होने वाला है। कैसा होने वाला है, खास होने वाला है। इसको बोलते हैं एन इंपॉर्टेंट डे। आप हफ्ते भर की मस्ती जो है वो इसी दिन कर लेते हैं, इसलिए आपके नजरिए से खास हो जाता है। हम टीचर्स लोग क्या होते हैं, कंटेंट तैयार करने के लिए इस दिन का इंतजार करते हैं, इसलिए हम लोग खास हो जाता है। कहीं व्यक्ति अगर कहीं घूमने जाना है, वो संडे का इंतजार कर रहा है, इसलिए वो संडे आ गया तो इसलिए उसके लिए खास होता है। तो यानी रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका क्या है कि कैलेंडर के अंदर जो संडे वाला कॉलम होता है वो रेड होता है, वो व्यक्ति हो गया कैसा होता है, खास दिन हुआ करता है, इसीलिए। और रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया, एन इंपॉर्टेंट डे, यानी महत्वपूर्ण दिन। अगला आपके सामने इडियम्स है 20 नंबर, और 20 नंबर में ये कह रहा है आपसे अ ग्रीन हॉर्न। हॉर्न मीन्स क्या होता है, अरे सींग होता है। क्या होता है, सींग। और जिस व्यक्ति के नए नए सींग निकले होते हैं ना, नए नए सींग निकले होते हैं, तो फिर वो क्या करता है, जैसे आप नए नए ड्राइवरी सीखे, नई आप क्या किए, ड्राइवरी सीखे हैं, उसके बाद आपकी जो गाड़ी रोड पे चलती है लिटा देते हो तुम लोग। तो घर वाले जो भी रोड पे देख रहा होता है आपको चलाते समय, वो यही कहता है कि नए नए पर जमे हैं, नए नए इनके सींग जमे हैं, तो इनको जो है अभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसका मतलब है क्या, जब अच्छा जानवर से रिलेट करो, जब जिसके नए नए सींग लगते हैं तो वो क्या करता है, चेक करता है लड़ाई के, दूसरे से लड़ने देखने के लिए है, सींग का रुतबा दिखाता है, हमारे पास भी सींग आ गए, हमारे पास भी सींग आ गए। यानी क्या करता है वो, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस जिसको हो जाता है वो गाड़ी बिल्कुल सीधा चलाता है ऐसे करके, क्योंकि पता है कि अगर जरा से गाड़ी अगर स्लिप हुई तो हम गिर जाएंगे, वो बहुत बेहतरीन लेवल से हमको चोट भी लगने वाली है। ऐसा होता नहीं होता है। तो अब लेकिन वो नौसिखिया है, नए नए इसके पर जमे हैं, तो वो क्या करेगा, बहुत कायदे से क्या करेगा, इस तरीके से बिल्कुल एकदम सर्किल बना देगा, मतलब उस सुना है तुमने, वो बना दे, नागिन बना दे, है बिगिनर। यानी क्या है, वो शुरुआत कर रहा है, इनएक्सपीरियंस पर्सन है, उसको अनुभव नहीं है। अनुभव होता तो क्या फिर वो इस तरीके से गाड़ी चला रहा होता, क्योंकि उसको अनुभव अगर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि इसके ऐसे गाड़ी स्लिप हो सकती है, हमारे चोट भी आ सकती है। और ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया, जिसके नए नए सींग जमे होते हैं, तो फिर वो क्या करता है, ऐसे काम करता है जिसमें उसको अनुभव नहीं होता है। और उनको अब जब ऐसे काम करेगा जिसमें अनुभव नहीं है, तो काम कैसे होंगे, अच्छे होंगे खराब होंगे, खराब ही होंगे ना। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब समझ गए, नए नए सींग जमना, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति कैसा है, नौसिखिया है। अगला वर्ड आपके सामने है गेट द ग्रीन लाइट। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आप अगर ट्रैफिक पे होते हैं, और ट्रैफिक पे जैसे आपको रेड लाइट जब आ जाती है, कैसी लाइट आ जाती है, जब रेड लाइट आ जाती है तो फिर आप लोग क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको ग्रीन सिंबल दिखता है तो आप लोग क्या कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, चलने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो गेट द ग्रीन मतलब गेट में पाना, और ग्रीन लाइट आपको हरी लाइट बत्ती मिलते ही आप क्या करते हैं, अनुमति मिल जाती है कि हाँ अब आगे आप जा सकते हैं। अगर अगर रेड लाइट में अगर आप क्रॉस करके चले तो आपके क्या हो जाता है, चालान कट जाएगा। ऐसा होता नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे आपको ग्रीन लाइट मिली और आपको अनुमति मिल गई कि हाँ अब आप जा सकते हैं, तो गेट अ परमिशन टू गो टू हेड विद समथिंग। ठीक है, अब आप आगे जा सकते हैं, आगे जाने की आपको क्या मिल गई है, अनुमति मिल चुकी है। तो कैसे याद रखेंगे कि जैसे ये ट्रैफिक पे हम खड़े होते हैं चौराहे के ऊपर, जहां भी हमको अगर रेड लाइट दिखती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और जैसे आपको ग्रीन लाइट दिखती है तो हमको वहां चलने के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। अहेड मींस होता है आगे, अहेड मींस होता है आगे। अगर हम आपसे ऐसे बात करें ना कि आपका आगे आने वाला साल बहुत अच्छा हो, तो अ ग्रेट ईयर अहेड। ठीक है, बर्थडे में लोग नहीं विश करते हैं, फिर वो नीचे लिखा होता है अ ग्रेट ईयर अहेड। ठीक है, आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो। अहेड का मतलब होता है आने वाला, आगे। अगला वर्ड है टू हैव ग्रीन थंब। टू हैव ग्रीन थंब, ये देख रहे हो, ये क्या दिख रही है आपको, घास। क्या दिख रही है,
अगर आप घास में काम करेंगे तो आपके हाथ कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे थंब के आगे आपको क्या लिखा है? फिंगर्स। फिंगर्स की बात हो सकती है, थंब की बात हो सकती है। अगर आप घास पे काम करते हैं, अगर मान लो आप घास काटने गए, ऐसा तो नहीं सब सारे गांव से बिलोंग करते हो, कभी न कभी गए होगे, ठीक है। एक इस समय बरसीम का सीजन चल रहा है, बरसीम काटने जाते हो, और आप बरसीम काटने जाते हो तो आपका हाथ कैसा हो जाएगा? हरा हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता है? यानी आप किससे रिलेट कर रहे थे? तो आप उस ये जो है इस प्लांट से रिलेट कर रहे थे, जो भी हरे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर उन पे आप काम करेंगे तो आपके हाथ कैसे हो जाएंगे? हरे हो जाएंगे। यानी आप किस में माहिर हैं? बागवानी में। बागवानी में क्या होते हैं? पेड़ पौधे तो होते हैं। पेड़ पौधे के साथ काम करोगे तो आपके हाथ कैसे हो जाएंगे? हरे हो जाएंगे। याद करने का तरीका यही है, टू हैव ग्रीन थंब या फिंगर्स। यानी अगर आप किसी भी पेड़ पौधे के साथ काम करेंगे या घास के साथ में काम करेंगे, जो चीज़ हरी होती है, और तो हाथ भी कैसे हो जाएंगे हम लोगों के? हरे हो जाएंगे। यानी स्किल जो है आपके अंदर है, का है कि ग्रोइंग प्लांट्स, आपको जो बागवानी करने की आपके अंदर क्या है? स्किल्स है, अच्छा जो है गुण है आपके अंदर। तो टू हैव ग्रीन थम्स का मतलब क्या होता है? स्किल्स एट ग्रोइंग प्लांट्स। समझ गए? अगला वर्ड आपके सामने है, अगला वर्ड आपके सामने ये है अ ब्लैक स्पॉट। अ ब्लैक स्पॉट। अगर कोई चीज बहुत अच्छी सुंदर सी चीज है, उस पर अगर कोई काला सा धब्बा पड़ जाता है तो फिर वो उससे क्या कर देता है? उस चीज की क्वालिटी को क्या कर देता है? खराब कर देता है। उसकी क्वालिटी क्या कर देता है? वो खराब कर देता है। अगर कोई बहुत सी अच्छी चीज होती है तो उस पर अगर जरा सा कोई ब्लैक स्पॉट आ जाता है, काला धब्बा लग जाता है, उससे चीजें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। यानी उस पर अगर बात करें तो उस कपड़े को बहुत अच्छा कपड़ा लेके आए और उस पर अगर बेहतरीन सा एक काला सा दाग पड़ गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं? तुरंत रिजेक्ट करते हैं। आप बेहतरीन जगह पे उसको पहनने के लायक आपके लिए नहीं रहता है और आप वहां पहन के नहीं जाते हैं। तो यानी वो आपके लिए क्या हो गया? अच्छी जगह जाने के लिए क्या हो गया? कलंकित हो गया। यानी आप उसको अगर पहन के जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगी? शर्म भी महसूस होगी, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही अब ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या होता है? या तो कलंकी बोल सकते हैं या शर्मिंदगी का कारण बनता है, इसको कहते हैं ब्लैक स्पॉट। अ कॉज ऑफ शेम एंड एम्बैरेसमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी अच्छी चीज पे अगर छोटा सा काला धब्बा अगर आपको पड़ जाता है तो वो आपके लायक नहीं रहती है, उसकी वजह से आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन पर ब्लैक स्पॉट का धब्बा मत लगने देना, ठीक है। ऐसे कोई भी काम ना करें कि जिससे आपको भी शर्मिंदगी का कारण बनना पड़े कि यार ठीक है वहां पे जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचें। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको क्या करना पड़े? शर्मिंदा होना पड़े। बहुत बेहतरीन सा इडियम है आपके सामने है। ये चीज देख रहे हो ना, गांव के अंदर होता है नहीं होता है? होता ही नहीं होता है। इसका देखो ये क्या कर रहा है? अपना खेत बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? खेत बढ़ा रहा है। इस सबसे ज्यादा पैदावारी कहां से करेगा? ये यहां से करेगा। इतना इधर कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन यहाँ होगा। ये कल क्या हो, इससे कल क्या होने लगेगी? लड़ाई नहीं होगी भाई। जिसकी काट दोगे उधर वाला कहेगा अच्छा। तो वो ये सब ये अच्छे गांव के अंदर ये बहुत बड़ी प्रथा है कि नहीं है? है। तो वह कह रहा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड में क्या होता है? झगड़ा। और आपने आप कल एक शायद उस दिन करवाया था एक बोन ऑफ कंटेंशन करवाया था। उसका मतलब भी क्या होता है? झगड़े की जड़। वही यहाँ पर एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। दूसरा तरीका याद करने का है कि अगर एक सेब है, ये क्या है? सेब। सेब ऐसे बनाया जाता है, अरे सेब नहीं है क्या? दो कलर का है, आधा पका हुआ है आधा अभी है, इसीलिए दो कलर का है। ये सेब है। अगर एक सेब घर में आए और आप 4 लोग हैं तो फिर क्या कर देते हैं? मतलब मम्मी ने कहा इसको आपको कट कर दिया, इसको कट किया, तुम लोग इस बात से झगड़ा कर देते हो ना कि भाई का छोटा है पीस, मतलब हमारा छोटा पीस है और भाई का पीस क्या दे दिया आपने? बड़ा दे दिया। हमको वो वाला चाहिए, आप ये वाला दे दिए। अगर बराबर है तो ये वाला उनको दे दो, वो वाला हमें दे दो। इससे क्या हो जाता है? आपस में झगड़ा नहीं होता है। तो झगड़ा होता है तो ये एप्पल जो सेब होता है वो क्या बन गया? झगड़े का कारण बन गया। और दूसरा आप इससे देख सकते हो ये भी क्या काम कर रहा है? ये लड़ाई को दावत दे रहा है कि ठीक है हाँ भाई तुम लड़वा के कि हम ऐसा काम जरूर करे हैं। तो काज ऑफ डिस्प्यूट का मतलब काज ऑफ डिस्प्यूट या काज ऑफ क्वेरल का मतलब क्या है? इसका मतलब है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी क्या है? झगड़े की जड़। अगला वर्ड, एक कटोरी है, उसकी क्षमता है बहुत कम और आप उसमें सारे अंडे रखते जाएंगे, ठीक हम सब रख लेंगे, इसी में आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? ये गिरेंगे नहीं। अगर एक गिरना स्टार्ट हुआ कि सारे गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। ऊपर वाले तो सारे गिर जाएंगे।
जो ठीक ठाक यहाँ लेवल तक लगा रखे थे, लेकिन थोड़ा सा लालच और बढ़ गया, चलो यार क्या करते हैं, इस पे एक और रख लेते हैं। उस वजह से अगर जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ और ये सारे कहाँ गए, ऊपर वाले सारे कहाँ गए, नीचे, वो सारे खराब हो गए, नहीं खराब हो गए। यानी एक उस एक की वजह से, एक उस अंडे की वजह से ऊपर के 10-20 अंडे जो रखे थे वो सारे कैसे हो गए, गिरने से खराब हो गए। तो कह रहे टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बास्केट में क्या होता है, डलिया। क्या होता है, सारे अंडों को किसमें रखना चाह रहा है, ये एक डलिया में रखना चाह रहा है। इससे ये क्या कर रहा है, खतरे को क्या कर रहा है, मोल ले रहा है। जरा सा अगर दिक्कत हो जाएगी तो सारे ऊपर वाले अंडे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। यानी टू रिस्क एवरीथिंग इन वन एंटरप्राइजेस, एक ही व्यापार के अंदर सब कुछ लगा देना, ठीक ये कर ले वो कर ले। जब तक आप किसी व्यापार को कर रहे हैं उसमें अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तब तक उसी व्यापार में बहुत आगे ना, ठीक ये भी करे जा रहे, उसमें अगर आप बेहतरीन लेवल से सफल नहीं हो पाए हैं और भी उसी में आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको क्या होगा। सबसे पहली बात है, सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड स्किल्स अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। क्या इसके अंदर हम सफल कैसे हो सकते हैं, सीखना पड़ेगा। उसके बाद तो आप आगे जा सकते हैं। सीखने के पीछे ना भाग करके सब कुछ लगा दे रहे हैं, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और बैठे बैठे दिमाग में ख्याली पुलाव आते ही अगर पैसा आप लगाते जा रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, एक व्यापार में सब कुछ लगा देने से आप क्या हो जाएंगे, बर्बादी होंगे। ठीक है, जैसे हमारे ये भाई साहब जानते हो नहीं जानते हो, बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे लिए है, बताते रहते ना कि हम ये कर देंगे, सब बस परेशान ना हो, करेंगे, होता है इनसे कुछ नहीं है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या है, क्या फैलना, मिल्क मतलब दूध। देख रहे हो तुम लोग, जैसे मान लो अगर घर से अभी पकड़ा दिया गया आपको दूध, ठीक है घर लेके चलिए, डेयरी पे ले जाने के लिए पकड़ा दिया गया, और रास्ते में आपसे क्या हो गया, गिर गया। अब दिमाग तो तुम्हारा फोन में था आधा ज़्यादा, और चलते जा रहे थे, ठोकर लगी और आप गिर गए, दूध फैल गया। अब आप उसको लेकर के क्राई कर रहे हैं, चिल्लाएंगे, तो इसका मतलब क्या वो वापस आ जाएगा, यानी व्यर्थ का चिल्लाना है। अब जो हो गया सो हो गया, यानी क्या कर सकते हैं, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी टू क्राई और कंप्लेन, अब उसकी शिकायत करना, उसके ऊपर चिल्लाना अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में, दैट हैज बीन ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले हो चुका है, उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि एक इस पर पश्चाताप न करके हमें भविष्य में ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला वर्ड एप्पल ऑफ वंस आई। वंस आई मतलब किसी की भी आंखों का एप्पल, और एप्पल तो ऐसा सेब है, जो फल ऐसा है जो सबका बहुत अच्छा लगता है, नहीं लगता है। अब यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, लड़का, एप्पल का, और सभी लोग इसे क्या कर रहे हैं, सभी लोग इसे प्रेम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यानी सभी को ये सब क्या, ये दुलारा है, सभी का क्या ये दुलारा है। और ये वर्ड आपने पढ़ा भी होगा हिंदी के अंदर, आंखों का तारा है, यानी दुलारा व्यक्ति या बहुत ही प्यारा व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, चहेता जिसे बोलते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी भी आंखों का तारा, यानी एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है फेवरेट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, ये चटनी आलू, हॉट पोटैटो, ये सब हॉट ही है, ठंडे तो नहीं हो गए, हो गए ठंडे, ठंडे नहीं है। इस समय सीजन चल रहा है ना इस आलूओं का, आलू भुने जा रहे हैं, लोग बैठते हैं, अब उसमें लगता है समय, लेकिन तब तक एक एक क्या होते हैं, एक या दो दो बार आते जाते हैं। बैठे 4-5 लोग, बैठे क्या हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, और जैसे मिला, अरे यार तुम अभी वाला खाया था, ये वाला हमको चाहिए, और अगर ठीक है एक ले लेंगे, उसके बाद अगला वाला तुम ले लेना, अगला वाला है फिर उसने ले लिया, तुम तो भी कह रहे थे कि अभी हम खाए हैं, अगला वाला तुम ले लेना, फिर तुम ले लिए। अब अच्छा गरम गरम आलू खाना किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। अब दूसरा खा रहा है और तुम बैठे देखो, तुमको बर्दाश्त होगा क्या, बर्दाश्त होगा नहीं। तो ये आलू को लेकर के क्या हो गया, झगड़ा। इसलिए झगड़ा हो गया कि यार अभी तुम लिए थे, फिर तुमको चाहिए, इस बार तो हमको कम से कम एक बार खा लेते थे, फिर अगली बार आप ले लेते, लेकिन उसको लेके हो गया झगड़ा। तो याद रखना, हॉट पोटैटो का मतलब कैसे याद रखोगे कि इस समय आलूओं का सीजन चल रहा है, और जब गर्म आलू जब भून के बाहर निकलते हैं तो उसको खाने का सबका मन करता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में 1 करके 2 करके ऐसे निकलते हैं। अगर 4-5 लोग बैठे हैं तो सबको चाहिए कि यार हमको मिल जाए, मान लो 1 निकला तो 1 किसमें कितने बटेगा, उसे मजा आएगी नहीं, तो इससे अच्छा एक आदमी पूरा खत्म कर देता है, वो बन जाता है लड़ाई का कारण। यानी यह कंट्रोवर्शियल इश्यू, विवादास्पद मुद्दा बन जाता है कौन, वही आलू। याद रखना है,
बोलोगे तो नहीं? इसको तो नहीं बोलना है कि आलू का सीजन चल रहा है और आलू को लेकर लड़ाई बहुत जल्दी होती है स्टार्टिंग में। अगला वर्ड आपके सामने सलाद डेज। सलाद जानते ही हो है, ये उम्र है सलाद खाने की। अभी जब आप काफ़ी एजेड हो जाएंगे तो फिर आपको सलाद वलाद से मतलब नहीं रहेगा, खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। फिर वो बच्चे अपने आप बच्चों से अपने बहुओं से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे, क्यों रखेंगे, वो खाना ही मिल जाए बहुत अच्छी, और तुमको सलाद, अच्छा बुढ़े खाना देना मुश्किल है, इसको हम सलाद और पकड़ाएं। ऐसा हो सकता है क्या कि आपको बुढ़ापे में सलाद मिले? बहुत कम। और सलाद उन्हीं को मिलता है बुढ़ापे पर भी जो पैसा पेंशन के माध्यम से दे रहे हो, या जिनके पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी रखा हो, ठीक है, वो लालच के चक्कर में तभी मिलेगा सलाद। नहीं तो सलाद आपकी अभी खाने को उम्र है, अभी आप जिद करोगे मम्मी सलाद चाहिए, ठीक, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, अरे घर वाले मनाएंगे, ठीक भाई सलाद व्यवस्था कराएंगे। यानी सलाद के जो दिन होते हैं वो कब होते हैं? युवावस्था में होते हैं। बुढ़ापे पे खाना मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाया करती है। तो सलाद डेज का मतलब समझ गए, यूथफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ। किसी का जो है जीवन का युवावस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? सलाद डेज कहलाती है। और आप इस चीज़ को समझ रहे हो, ये चीज़ें आपको सिर्फ अभी मिल सकती है, बुढ़ापे पे नहीं। बुढ़ापे पे अगर आपके पास पैसा है तभी आपके माँ बाप, वो माँ बाप नहीं सॉरी, आपके बच्चे आपको सलाद वलाद देंगे। और इसलिए सलाह देंगे वो कि आप थोड़ा लंबा चलें, जिससे वो पैसा लंबे समय तक आता रहे, इसलिए देंगे वो। अरे वाह, अ मैच मेड इन हेवन। हेवन मतलब जोड़ियां स्वर्ग में बनती है। सुना है नहीं सुना है? यानी जोड़ियां स्वर्ग में बनती, इसका मतलब है आप ऐसे किसी जोड़ी को देखो, क्या जोड़ी है, भगवान ने स्वर्ग से बना के इसके लिए भेजी है। ऐसी बातें निकलती नहीं निकलती हैं? निकलती है ना मुझसे। और विराट कोहली के साथ में अनुष्का से ऐसी लगती नहीं लगती है? अरे नहीं लगती है क्या? बहुत अच्छी लगती है ना। तो विराट कोहली के साथ इसमें अनुष्का को आप देख रहे हो तो इसको लग रहा होगा यार क्या जोड़ी है। यानी जोड़ियां कहाँ से बनाई गई हैं? स्वर्ग से बनाई गई हैं। कपल हु आर परफेक्टली सूटेड फॉर ईच अदर एंड विल लाइकली टू बी टुगेदर फॉर एवर। मतलब ऐसा जोड़ा जिसको देख करके आप ऐसा लगता हो, और ये ऐसा लगेगा ना जब कि उनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, लड़ाई झगड़े बहुत कम है, एक दूसरे को बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का बहुत प्रेम करते हैं। तो ये सब चीजें देख करके तो आपके दिमाग में बात आई कि यार वास्तव में जोड़ी बहुत अच्छी है, भगवान ने इसको ऊपर से बना के इसके लिए जोड़ी भेजी हुई है। तो अ मैच मेड इन हेवन का मतलब क्या है? एक दूसरे के लिए बनना। एक दूसरे के लिए बनना ही क्या कहलाएगा? इसकी जोड़ी कहाँ से बन के आई है? स्वर्ग से बन के आई है। और आप एग्जाम्पल को देख करके समझ रहे होंगे कि विराट कोहली के साथ में अनुष्का कितनी खूबसूरत लग रही है। नहीं लग रही है? अगला वर्ड, ये बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है और अभी अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। आपने जानते हो ना ये सृजना और ये विवेक करके? अमेरिका के नहीं, अमेरिका में रहते थे, रहने वाले नेपाल के हैं। अभी आप इंस्टा पे देखते होंगे बहुत ज़्यादा ये रील्स वायरल हो रही हैं इस समय, देखिए ना। बहुत अच्छी कहानी इसकी है, बहुत अच्छी तरीके से, इस तरीके से पहले बेहतरीन लाइफ गुजर रही थी और फिर इनको हुआ कैंसर, और कैंसर की वजह से इसने उसके लिए मरते दम तक साथ निभाया, लास्ट टाइम तक बिल्कुल साथ में रही। और ये बहुत बेहतरीन सी अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना है कि क्या मतलब ये ट्रू लव। अभी तक ऐसे ना पिक्चर्स में बहुत सारे देखा होगा आपने, जैसे वो सनम तेरी कसम मूवी के अंदर दिखाते हैं, देखिए ना मूवी, तो उसके अंदर वो समझ लो रील वाला था और ये कैसा है? रियल वाला है। टू लव समवंस टू डेथ, यानी बिल्कुल अंत समय तक किसी को प्रेम करना, उसका जीता जागता एग्जाम्पल कौन है इसमें? सृजना है। लव समवंस टिल डेथ, मतलब किसी को आजीवन प्यार करना क्या कहलाएगा? टू लव समवंस डेथ, यानी मृत्यु तक प्यार करना है। ये एग्जाम्पल्स उसके लिए बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, सृजना और उसका विवेक का। और दूसरी बात, अब ये इस समय एक साध्वी हो गई है। क्या हो गई है? साध्वी हो गई है। तो एक बेहतरीन से एग्जाम्पल। और आपने देखा होगा इसके अंदर अभी बहुत रिसेंटली मुद्दा बहुत तगड़ा चल रहा है। मुद्दा क्या चल रहा है? बेहतरीन सी लव का, इनका लव स्टोरी है। हेड वेस क्या होता है? और हील जानते हो? हाई हील है। और बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे बनाए, और इसमें ऐसे नहीं निकली होती पीछे, ऐसे निकली होती नहीं निकली होती ये। अब तुम गए किसी को फर्जी का प्रपोज करने है, और उसने तुम्हारा प्रपोजल क्या कर दिया? रिजेक्ट। और हमने आपको एक नरेशन नहीं करवाया था, ही सेड टू मी
You send your friend's request again. I have already tolerating your nonsense for a long time. But next time I will go to complain against police station. Oh, against you at the police station. ऐसे करके बताया था एग्जाम्पल एक, वही तो ये आपने एक बार रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट कर दिए गए, दोबारा फिर अरे एक बार आप हमको अपना बना के देखिए, हम सारा जहां आपके कदमों में रख देंगे और फिर आप पे चल गई क्या, आपके सर पे चल गई, यानी आप उसके प्यार में क्या हो गए थे, पागल हो गए थे, इसीलिए आपने उसकी क्या है सैंडलें खाई हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हेड ओवर हील्स का मतलब क्या है, किसी के प्यार में पागल हो जाना। और ये शायद ये जो वर्ड्स है ये लव से रिलेटेड है, मैच मेड इन हेवन, और उसके आगे ये टू लव समवंस टू डेथ, हेड ओवर हील्स। अगला है गेटिंग डम्प्ड। क्या समय है, गेटिंग डम्प्ड कौन है? अब इसको इस इमेज को देख करके समझ में आ रहा होगा क्या है, नए के आने से अक्सर पुराने रिश्ते टूट जाया करते हैं। तो ये मैडली इन लव था, मतलब प्यार में तो पागल था, लेकिन ये छोड़ दिया गया। क्या गया है, छोड़ दिया गया, किसके द्वारा, प्रेमी के द्वारा। तो गेटिंग डम्प्ड आपको क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, आपको अलग कर दिया गया है। डम्प का मतलब होता है, और जैसे ही नया साथी मिला तो फिर इनकी हालत समझ रहे हो क्या है, इनको ये क्या फील कर रही है, गेटिंग डम्प्ड, यानी मैडली इन लव, प्यार में तो पागल थे लेकिन ये क्या कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, किसके द्वारा, अपने प्रेमी के द्वारा। अगला वर्ड अ बैड हेयर डे। भूतनी सवार का मतलब नहीं है पागल के, भूतनी सवार है। ये ध्यान रखना है इस बात का कि जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ठीक है भाई आज पार्टी है वहां चलना है, और तुम ये बहाना बनाओ यार कि आज बाल नहीं है कटवाए, शेव नहीं करवाई बढ़िया सा, हम नहीं चलेंगे। इसका मकसद क्या है कि आपने उस जाने का क्या ढूंढ लिया, न जाने का बहाना ढूंढ लिया। अब बैड हेयर डे का मतलब यह है कि आप किसी काम को करने का मन कर रहे थे लेकिन आप किसी कारणवश से उस काम को कर नहीं पाए, यानी आपका पूरा दिन कैसा चला गया, खराब चला गया। मनहूस दिन को क्या बोलते हैं, अब बैड हेयर डे। बैड हेयर, और ऐसे मान सकते हो, आप खाना खा रहे थे, सुबह ही उठे खाना खाने, और खाने के अंदर निकल आया, क्या निकल आया, आपने खाना क्या कर दिया, और घर में करी झगड़ा, पता नहीं किस तरीके से खाना ना बनाते रहते हो, और गुस्से से आप निकल गए। और घर से अगर आप बिना खाए सुबह निकल गए हैं तो पूरे दिन आपको खाना, और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आप घर से अगर खाना खा के चलते हैं तो आपको हर जगह 20 खाने पूछने के लिए मिलेंगे। अगर आप घर से ही अगर खाली पेट निकले तो शायद आपका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए, और फिर पूरा दिन निकल गया ऐसे, कोई काम हुआ नहीं, भूख की वजह से जो है स्वभाव और चिड़चिड़ा सा हो गया, तो यानी उस दिन को आप क्या बोल सकते हो, मनहूस दिन बोल सकते हो। तो अ बैड हेयर डे का मतलब क्या हो गया, डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब ऐसी सारी जो आप काम कर रहे हो वो आपका काम गलत होता जा रहा है, तो आप कहते हैं पता नहीं यार किसका मुंह देख के उठे, आज सारा मामला ही चौपट हो गया है। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, नाम से पता चल रहा होगा चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होता है, बच्चों का खेल, यानी बहुत इजी वर्क, ऐसा कोई काम हो जो आप कहो ना अरे ये तो बच्चों का खेल है, ऐसे कर देंगे तुरंत ऐसे हो जाएगा। अगला एबव ऑन वंस हेड। एबव मींस क्या होता है, सर के ऊपर निकल जाना। सर के ऊपर जब चीजें कब निकलती हैं, जब तुमको नॉन फाइनाइट पढ़ा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या यार जीरेंड है, क्या पार्टिसिपल है, क्या इन्फिनिटिव है, आधे ज्यादा क्या कर रहे थे, वो बना रहे थे, इतना कठिन होता है? टीचर्स पढ़ा रहा है, इसके सर से ऊपर निकल रहा है, तो इसका रिएक्शन आप समझ रहे हो। तो एबव वंस हेड का मतलब है किसी चीज के, आपका कोई भी चीज आप काम कर रहे हो और आपके सर से ऊपर निकल जाए, यानी बियॉन्ड, परे, वंस अंडरस्टैंडिंग, समझ से परे चीजों को क्या कहते हैं, एबव वंस हेड, सर के ऊपर चीजें निकल जाना। अगला वर्ड है एडम्स एले। एडम्स एले ये पानी से रिलेटेड होता है। आप बेहतरीन लेवल की बोतल खरीदेंगे, लिखा होगा ऐसे एडम्स वाटर बोतल, ठीक है। एडम्स एले का मतलब होता है वाटर, जल, बजट नहीं है। बैड ब्लड, क्लास में करवाए वर्ड है ये, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब है कि आप हर जगह जाएं और लड़ाई करें, और घर वालों के पास आपकी रोज आती है शिकायतें। क्या आती है, शिकायतें। एक दिन तुम समझाओ लेकिन वो रोज तुम्हारे पास शिकायतें लेके आ रहा है कि आपके लड़के ने ऐसे हमको मारा है, या हमारे लड़के को पीट दिया है, किसी न किसी प्रकार की आपके लड़के की, आपके बच्चे की शैतानियों की शिकायतें
आती रहती हैं, उसको बोलते हैं बैड ब्लड। कैसे बोलेंगे उसको? ऐसे बोलेंगे कि यार क्या इतने गंदे खून से तुम पैदा हुई हो, है क्या गंदा खून हमने, बैड ब्लड तुम्हारा है जिस वजह से आप हर जगह क्या करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। नहीं, बैड ब्लड का मतलब हो गया गंदा खून। और गंदा खून, अब ये आप लोग धमकी तभी देते हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको शिक्षा दी है, क्या उनके आदर्श थे और तुम्हारे क्या आदर्श हैं? इसका मतलब क्या है, आप हर जगह अपने माँ बाप के जो भी नेचर उनसे विपरीत है, आप हर जगह लड़ाई करते रहते हैं, उसको बोलेंगे बैड्स ब्लड, यानी इनविटी, हर जगह लड़ाई करना। और बेटर रिलेशन यानी आपका जो संबंध है वो कैसा कर रहे हैं आप, सबसे अपना संबंध को कड़वा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अगला वॉसम फ्रेंड, ये यहां से लेकर के ना, देख लो ये किस लेवल तक की दोस्ती है, किस लेवल तक की दोस्ती, अब कहां लास्ट तक, अभी तक तुम्हारे साथ में, वो कैसा आपका मित्र है, वॉसम फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है? और इसी के साथ हमने कोई वर्ड करवाया था, अफेयर वेदर फ्रेंड, अफेयर वेदर फ्रेंड। अच्छे मौसम में आपका मित्र है और उसके बाद आपको क्या कर रहा है? आपकी जरूरत पड़ी तो आपके साथ नहीं है, लेकिन जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आप खुश हैं, आपके साथ में, आपके लिए जैसे आपके ऊपर दुख पड़ा वो तुरंत क्या हुआ, निकल लिया, भाई हमसे नहीं मतलब, हमारे बस की बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं मतलबी। क्या बोलते हैं? मतलबी, यानी सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए पर्पस रहता है, और जैसे उसका स्वार्थ कंप्लीट हो जाता है तुरंत निकल जाता है, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। जस्ट इसका अपोजिट, उसका अपोजिट वॉसम फ्रेंड। इसका मतलब क्या है? ऐसा मित्र जो आपका बहुत करीब, बहुत घनिष्ठ मित्र हो, फास्ट फ्रेंड हो, जिगरी यार हो, उसको क्या बोलते हैं? वॉसम फ्रेंड। अगला वर्ड आपके सामने है इवनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का जो इवनिंग होती है ना, जीवन का जो अंधकार होता है, मतलब जैसे जैसे शाम होने लगती है, शाम का मतलब क्या है? बुढ़ापा। क्या होता है? क्यों? रात, जीवन की रात तो होगी, वो तो आप खत्म हो जाएंगे, रात का मतलब है बुढ़ा। इवनिंग से पता चलता है ना कि अब जो है शाम होने वाली है या रात होने वाली है, धीरे धीरे जो दिन है वो क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो बुढ़ापा वो स्टेज होता है जिससे बताता है कि अब आने वाला इस व्यक्ति का जो है निकट समय जो है वो आ चुका है। तो इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, उसको बोलते हैं इवनिंग ऑफ लाइफ।